पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है एक किशोर विचार करता है यदि हिंज को अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। कोई भी वैल्यू हो, है ना, जीवन से बढ़कर कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे तो उसने अपनी पत्नी को बचाया था, अगर किसी और की पत्नी बचाना होता तो उसके लिए भी वो चोरी कर सकता था। कहने का सिद्धांत ये है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? बढ़िया सा बेहतरीन सा सवाल है और आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। हमारे सामने ऑप्शन लगना स्टार्ट हो चुके हैं। मुनज्जर जी का वालेकुम सलाम, सचिन, गौसिया, सीटेट मिशन, माही, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवल भाई बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है ना कि हिंज ने तो अपनी पत्नी को बचाया था, है ना। अपनी पत्नी छोड़ो, अगर किसी और की पत्नी बचानी पड़ जाए, है ना, और खास करके आजकल लोग यही करते हैं, अपनी पत्नी को उतना कम ध्यान देते हैं लेकिन दूसरे की पत्नी को ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे आइए भाभी जी, आपको कैसे तबीयत खराब हो गई है, हम आपके लिए तो लड़ सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण तो होगा नहीं, सामाजिक अनुबंध भी नहीं होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं। बस आपको याद रखना है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हमारा यह सिखाता है कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम रेड सिग्नल को क्रॉस कर रहे हैं और किसी की जान बच रही, क्रॉस कर दो। जेब्रा क्रॉसिंग को अगर हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं और अगर किसी की जान बच रही है तो जाने दो ना। मतलब जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, जान ही सब कुछ है। तो आगे देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखना, दूसरा देखो। कह रहा प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टी और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं। विद्यालय की छुट्टी और जनजातीय त्योहार एक ही समय पर पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। ये क्या दर्शाता है? जैसे मान लो किसी क्षेत्र में स्कूल है और वहां पर साप्ताहिक बाजार लगती है, इतना ट्रैफिक होता है, इतना ज्यादा वहां पर पब्लिक आ जाती है कि आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब उसी दिन क्या कर दिया, जैसे मान लो संडे को यहाँ छुट्टी होती है, वहां पर मान लो बाजार लगती है, फ्राइडे को लगती है, थर्सडे को लगती है, ठीक है। तो ये हुआ कि भैया संडे को हम स्कूल खोल देंगे, लेकिन हम फ्राइडे को या थर्सडे को जो भी बाजार लगती है उस दिन हम स्कूल को क्या करेंगे, बंद रखेंगे। तो ये पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं हैं या विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है या घर और विद्यालय में संस्कृति आसक्ता है या विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता है। चलो क्या लगा देंगे इसका सही जवाब। तो मेरे सभी प्यारे साथी, बहुत जबरदस्त आंसर आया सभी का। बड़ी उम्मीद थी आप लोगों से कि इस सवाल का बहुत बेहतर आंसर दोगे। तो देखो जहां पर हम बच्चे के लिए, बच्चे को सुटेबल होने के लिए भाई विद्यालय है, अब विद्यालय के पास ही बाजार लगती है, तो वहां पर बच्चा आएगा तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, बच्चा लेट आएगा, बच्चा जाएगा तो घर लेट जाएगा क्योंकि बाजार में मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हम व्यवस्था जो बना रहे हैं ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। ये जो हम बना रहे हैं ये हमारी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखो, आज बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बढ़िया से सवाल करेंगे तो आंसर बहुत निश्चित है कि राइट आंसर होगा। कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। यहां पर कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। तो कह रहा है अपनी भावात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। और मैंने आपको कई बार ये चीज बता रखी है कि जब भी अपने की बात करेगा, स्वयं की बात करेगा, तो जब अपने की बात करेगा, स्वयं की बात करेगा, तो यहां पर लिखकर आ जाएगा इंट्रापर्सनल। क्या लिखकर आ जाएगा, इंट्रापर्सनल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दूसरे की बात करेगा तो हमने आपको बताया था कि भैया अगर दूसरे के बारे में जानना होगा तो दूसरे के दिल दिमाग में उतरना होगा, और जब दूसरे के दिल दिमाग में उतरना होगा तो वहां पर क्या लगाओगे, इंटर। तो यहां पर अपने की बात कर रहा तो यहां पर क्या लगाए हो, क्या लगाए हो भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंट्रापर्सनल लगाए हैं। सभी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं, बेहतरीन सा जवाब है और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट।
अगला देखेंगे, सवाल नंबर होगा 4। कह रहा जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ये जो जेंडर स्कीमा शब्द है, ये निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो कह रहे जेंडर, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। ठीक, विकास के मनोलैंगिक चरण, या बड़े समाज में विषमता परंपरागता, या बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। चलो क्या लगा दें, इसका सही जवाब क्या होगा, सवाल नंबर 4। चलो 4 का भी आंसर बहुत धीरे धीरे आ रहा है, क्या बात है। फोर्थ का अभी तक खाली मुनज्जिर का आया है, दानिया फातिमा का आया है, सोनी कुमारी, माही। चलो 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 फटाफट बताते रहो, सभी लोग बताते रहो। देखते हैं कितने हमारे साथी इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। अब ध्यान देना, ध्यान देना यहां पर। अच्छा ये बताओ, जेंडर स्कीमा सिद्धांत। अच्छा, स्कीमा का मतलब हमने आपको बताया था कि बुद्धि के स्थान पर एक शब्द जीन पियाजे ने यूज किया था, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, और जीन पियाजे उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जीन पियाजे के शब्दों में जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, जीन पियाजे के शब्दों में उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। अब जो काम हमारी बुद्धि करती है, वही काम हमारा क्या करता है, स्कीमा करता है। और स्कीमा भी हमारा जानकारी को एकत्रित करने का काम करता है, स्टोरेज करने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर जेंडर बुद्धि जो है हमारा, अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी है। तो यहाँ पर नीचे से चलते हैं, बच्चों के विपरीत जेंडर। अच्छा ठीक है, बच्चों के विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षक। अच्छा ये बताओ, बच्चे का जो विपरीत जेंडर है वो अभिभावक के प्रति आकर्षक, मतलब जैसे मम्मी है तो वो लड़के को ज्यादा प्रेम करती है, पापा है तो बिटिया को ज्यादा प्रेम करते हैं। क्या ऐसी बात यहाँ पर इस स्कीमा में हो रही है? नहीं। अगला, बड़े समाज। देखो जहां पर भी बड़े समाज, छोटे समाज, क्या होता है, ये सब समाज तो समाज होता है, ठीक है। अगला देखो, कह रहे विकास के मनोलैंगिक चरण। ये साइकोसेक्सुअल स्टेज की बात तो यहाँ पर हो नहीं रही, यहाँ पर तो जेंडर की बात पूछ रहा। तो बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, बस इसकी बात हो रही। ये तो उनकी बुद्धि की बात है ना, कैसे सीखते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ देखो, यहां पर ये जो आकर्षक वाली बात होती है, ये एक इलेक्ट्रा होती है, एक ओडिपस होती है। ओडिपस जो होती है वो हमारी लड़कों में होती है, जो माता से प्रेम करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रा होती है वो लड़कियों में होती है, जो पिता से प्रेम करती है ना, ये थोड़ा सा होता है। अच्छा, ये चीजें और सिगमंड फ्राइड ने बताया भी है। बाकी ऐसे आप देखोगे तो नॉर्मल तरीके से व्यवहारिक जीवन में तो पापा कूटते ज्यादा हैं लड़के को, इसलिए वो उससे ज्यादा नहीं बनती है। लेकिन मम्मी जो है, खाना अगर बाहर से भी खा के जाओ, अगर बर्गर पिज्जा कुछ भी खा के जाओ बाहर से, तो मम्मी इंतजार करा करती है कि खा लो। अगर मना कर दो कि ठीक है आज से खाना तुम्हारे लिए बंद, इतना तो कह देती है कि आज से खाना तुम्हारे लिए बंद, आज से तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा। लेकिन 15 मिनट भी नहीं बीतता है, फिर पूछने लग जाती है कि भैया बताओ तुम्हारी पसंद का बना दे, क्या खाओगे, इसे ना सो, है ना। भले तुम बाहर से खा के पेट भर के आए हो, लेकिन मम्मी जो होती है वो पूछती जरूर है, ठीक है। और बिटिया क्यों नाराज रहती है, क्योंकि मम्मी जो है बिटिया से काम ज्यादा लेती है, ठीक है। आगे देखो, सवाल नंबर 5 देखना। कह रहा अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कह रहे विद्यार्थी को अध्यापिका से नैतिक निजी शिक्षण, वैयक्तिक होगा, निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए। फिर उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। उसके सामाजिक संस्कृत प्रवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। तो हमारे ख्याल से इस सवाल का सभी लोग, सभी साथी हमारे, हाँ, माँ की ममता को तो बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता है। और वैसा दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, माँ के जैसा कोई दुनिया में हो भी नहीं सकता है।
नहीं तो आजमा के देख लेना कभी। तो किसी के ऊपर कितना भी भरोसा कर लेना, लेकिन माँ के जैसा आपको कभी मिलेगा नहीं। चलो सवाल नंबर 6 देखना। 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि पिता का जैसा भी कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि पिता चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना, लेकिन वो भी अलग चीज होती है। माता पिता दोनों ही अपने लिए भगवान जैसे हैं, बस उन्हीं की सेवा करो, भगवान की सेवा कर लियो। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं है। कह रहे हैं परिशुद्धि की इच्छा, या जानकारी का धीमा अवशोषण, या विषय वस्तु की तीव्र समझ, या तीक्ष्ण उत्सुकता, है ना, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जो होती है हमारी, कौन सा नहीं है पूछा है। हाँ बिल्कुल नवल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो सवाल नंबर 6 का सही जवाब हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुका है। प्रीति, सर्वेश, बाकी सभी लोग फटाफट बताओ। बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। बस यही है भाई, देखो प्रतिभाशाली है ना, गिफ्टेडनेस चाइल्ड है हमारा, और जब गिफ्टेडनेस है तो भैया धीमी गति से क्यों सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब क्या है, सही है। आगे देखो सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, बहुत बढ़िया सा सवाल है। दिव्यांगजन अधिगम अधिनियम जो 2016 आया, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट जो हमारा है, ये जो हमारा 2016 वाला है, इसमें लगभग 21 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं, 21 बिंदुओं पर बात की गई है। 21 बिंदु पर बात की गई है। 21 ऐसे हमारे छात्र हैं जो दिव्यांगजन में शामिल होते हैं, और इनको हमें सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा पृथक्करण, नामीकरण, समावेशन, एकीकरण, क्या लगा दें भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है। क्या लगा दें, सवाल नंबर हमारे सामने लग चुका है 7, और 7 का सही जवाब हमारे सामने कितने साथी दे पा रहे हैं। सॉरी। तो सभी साथी हमारे बहुत बढ़िया, किसी ने एकीकरण नहीं लगाया, बहुत अच्छा लगा। हम यही देख रहे थे कि आप क्या वास्तव में सभी साथी हमारे सही आंसर दे पाएंगे, और सभी ने सही दे दिया है, बहुत अच्छा लगा। सवाल नंबर 8 देखेंगे। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हम डॉट डॉट दुरुस्त करने के लिए डॉट डॉट को बदलना चाहिए। दुरुस्त का मतलब होता है बेहतर करने के लिए किसको बदलना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं तंत्र प्रणाली अधिगम करता, फिर कह रहे हैं समाज विद्यालय पाठ्यचर्या, फिर कह रहे हैं अधिगम करता तंत्र प्रणाली, फिर कह रहे हैं विद्यालय पाठ्यचर्या प्रतिस्पर्धा। तो चलो क्या लगा दे, सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा है 8 नंबर, और 8 का सही जवाब हमारे सामने क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने साथी हमारे इसको सही कर पा रहे हैं। तो देखना, कह रहे हैं समावेशी शिक्षा में प्रतिपादित हम डॉट डॉट दुरुस्त करने के लिए, किसको बेहतर करने के लिए तो यहां पर हम तंत्र प्रणाली को तो बेहतर करना नहीं, सिस्टम को बेहतर नहीं करना, है ना, सिस्टम हटा दो। फिर कह रहा है समाज को बेहतर करने के लिए विद्यालय पाठचर्या, नहीं समाज भी नहीं होगा। अच्छा यहां पर है लर्नर को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हम अपना सिस्टम में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे भाई, सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन अधिगम कर्ता को नहीं करना कुछ, सिस्टम बदल देंगे पूरा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों पर क्या क्या करो पता है, ऐसे सवालों पर आप लोग रख कर जब आप पुटअप करते हो, तब आंसर बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आने लगता है। सवाल नंबर 9 देखो। कह रहे हैं वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्ययों का अनेक सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो तो क्या कहलाता। इससे आसान सवाल तो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। क्या लगाओगे इसका। 9 का सबसे पहला जवाब आया सोनी कुमारी का। अब देख लेते हैं कौन सबसे पहला आंसर देता है। नवल भाई का आया है दूसरा, बहुत बढ़िया। मुनज्जिर का आया है, सचिन का आया है, कुसुम का आया है, माही का आया है,
हाँ देखो, सीट एडमिशन जी कितना मतलब सपोर्ट करते हैं चैनल पर, लेकिन बाकी लोग जो है चोंगा जैसे बैठे रहते हैं। चोंगा जैसा मुंह बना के बैठे रहते हैं, ना वो शेयर करेंगे, ना वो लाइक करेंगे, ना वो लोगों को ये कहेंगे कि भैया आ जाया करो 9 से 10 सीडीपी की बढ़िया सी क्लास चलती है, उसको सीख लिया जाए, है ना? कैसे काम चलेगा भाई? तो बस जहां पर हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग किसमें करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं। किसमें करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं। तो भैया डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया याद रखना, कैलकुलिया से बनेगा क्या? कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 देखेंगे और बताएंगे सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। हम्म, चलो आ जाओ, सवाल नंबर 10 है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक चलन जो क्रियात्मक है दिव्यांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन में बाधक है? लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, या समानुभूति और अभिवृद्धि, या व्यापक मूल्यांकन। क्या है बताओ, क्या लगा दें? जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या होगा? सुटेबल नहीं है। तो आपको पता है यहां पर अगर एक्सेसिबल होता तो हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। अगम्य आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई अगर उसको चढ़ने में दिक्कत है तो स्लोपदार जीना होना चाहिए, है ना? और व्हीलचेयर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। आगे देखो सवाल नंबर 11। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि जब क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है तब अधिगमकर्ताओं को, लर्नर को ज्ञात होता है वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समझता है, या उन्हें केवल तभी समझता है, समझेगा, समानता समझेगा जब वे कक्षा के मानकों को साबित करते हैं, या समझा जाएगा जब वे परीक्षा के लिए बेहतर करेंगे, या वे समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे सिर्फ तभी बोल पाए, तभी पूछ पाए। तो सबसे पहला ही जवाब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर सभी का। आगे देखो, कह रहा है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान और समझ, विद्यार्थी का जो प्रीवियस नॉलेज होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डाल देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक होती है, इर्रेलेवेंट होती है। फिर कह रहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाती है, नहीं, सहज बनाता है, बेनिफिट होता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी ही लगाए हो ना? बहुत बढ़िया। सबसे पहला जवाब जो आया था 12 का, वो आया था हमारे सामने सोनी कुमारी का, बहुत बढ़िया। फिर आया था सचिन का, नवल का, प्रीति, गौसिया, कुसुम, मुनज्जिर, दीपक, माही, प्रीति, सभी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखो, एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के सक्रिय संलग्नता मतलब एक्टिव जो हमारा एंगेजमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। तो कैसे हम एंगेज होते हैं? हमारा एक्टिव एंगेजमेंट इनकरेज होगा कब? एक्टिव एंगेजमेंट हमारा कब होगा? तो कह रहे हैं जब हम अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देते हैं, जब हम अन्वेषण, इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं तब। या प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देते हैं, बार बार फोकसिंग हमारा होता है रिकॉल पर और रिपीटेशन पर होता है। फिर प्रत्यक्ष निर्देश का तरीका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है बारंबार पुरस्कार देते हैं और सजा देना। तो भैया ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी का सही है। हाँ ठीक है। अगला देखो, सवाल नंबर होगा आपके सामने 14 नंबर।
इन सवालों को थोड़ा सा केयरफुल होकर, बहुत जल्दबाजी मत की रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। कह रहा है, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। सही जवाब का क्या होगा इसका? 14 का सोनी, सचिन, गौसिया, मुनज्जिर, नवल, माही, मिशन, दीपक, कुसुम, सभी लोग ये बता रहे हैं। क्या वास्तव में ये सही होगा? आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। कह रहे हैं, एक संरचना अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने, अगर विविध स्रोतों को, सोर्सेस को अगर खोजने की बात कर दे, एक्सप्लोर करने की बात कर दे, इन्वेंशन की बात कर दे, है ना, तो वो सब पॉजिटिव होता है। और फिर आगे स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करें, कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहो, अपने आप से भी कुछ ना कुछ सीखो, बाहर से भी कुछ सीखने का क्या करो, प्रयास करो। तो ये ऑप्शन तो अपने आप में बिल्कुल महा सही है ना। अगला, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं। अधिगमकर्ता जो होते हैं, लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सक्रिय रूप से सीखने के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। जब वो वाली बात याद आती है ना, तो वो वाली कहानी जब होती है, तो बच्चा अपने आप से सीखने के लिए क्या होता है, इच्छुक होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ऐसा ढूंढना जहां पर बोथ सही हो। और अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, अधिकतर सवालों में हम आप क्या करते हैं कि पहला ही ऑप्शन ऐसा होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही की व्याख्या भी कर रहा। तो ये हड़बड़ाहट में, जल्दी में, यहां पर देख लेना, कभी कभी होता है नहीं कर रहा, पहला ही ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो ये केयरफुल होके बढ़िया से पढ़ लेंगे तब जवाब देंगे। तो आगे देखो। कह रहा, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थी का विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डांट डांट का विकास करने की मदद मिलेगी। काहे की मदद मिलेगी, ये आप बताएंगे। कह रहा, समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्मकेंद्रितता, भ्रांतियां। चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है, और चार में सबसे सुंदर सा ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा मेरे भाई, जब भी हमारे सामने क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, समालोचनात्मक चिंतन की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है कि चर्चा भी करेंगे, सुसाध्य भी करेंगे, विद्यार्थियों में विविध परिप्रेक्ष्य भी आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आएंगे, है ना। तो ये हमारी क्या है, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं डाइवर्जन थिंकिंग। ठीक है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अगला देखो, सवाल नंबर आपके सामने 16 लगा, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है। एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो अवरोधक का काम कर रहा, बैरियर का काम कर रहा, कौन है ऐसा अवरोधक, बैरियर लगा हुआ। कह रहे हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण, कह रहे हैं प्रक्रियात्मक आबद्धता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाव। देखो, ये हमारा ह्यूरिस्टिक की बात कर रहा है, खोज हो सकता है, इसको हम खोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड्स स्ट्रेटजीज, मतलब जो हमारी पीछे से हम चलते चले आ रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर चलेंगे, ये भी पॉजिटिव। बस फंक्शनल फिक्स्डनेस अगर हम लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यही एक अवरोधक का काम करेगा, बैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा, बैरियर का। 17 नंबर देखेंगे, कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली या प्रभावी योजना क्या है। कौन सी प्रभावी योजना होगी। कह रहे हैं सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बता देना चाहिए। फिर कह रहे हैं
कि बिना किसी टिप्पणी के अंक कम कर देना चाहिए। कोई भी टिप्पणी ना करो, बस उसका अंक कम कर दो। कह रहे विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रतिक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना चाहिए। उसको चिंतन करने के लिए कहना चाहिए कि तुम प्रश्न को हल करो और इस पर क्या करो, चिंतन करो, मंथन करो। अगला कह रहा विद्यार्थी को दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए उसकी, कि तुम नहीं कर पाए कुछ, सामने वाले ने देखो झंडा गाड़ दिया है। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी पर गए हो ना सभी लोग, किसी को डाउट तो नहीं इस सवाल में, किसी भी साथी को इस सवाल में डाउट तो नहीं है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर देखेंगे। कथन और निष्कर्ष फिर आ चुका है। कह रहे हैं अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। कई बार ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों को बिल्कुल अब इस सवालों पर कमांड बना लेनी चाहिए, है ना। दानिया फातिमा कह रही मेरा कमेंट्स ही नहीं जा रहा था। अच्छा अब आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा ये बताओ, अधिगम ही छोड़ दो, कोई भी काम अगर आप करने चलते हो और अगर इमोशंस के साथ ना करो, फीलिंग के साथ ना करो, तो क्या आपको लगता है कि वो काम हमारा बेहतर होगा? नहीं होगा। जब तक आप किसी चीज को फीलिंग के साथ नहीं जुड़ते हैं, इमोशंस के साथ नहीं जुड़ते हैं, अटैचमेंट नहीं होता है, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाते, ना उसके लिए बेहतर सोच पाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, बोथ सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही। चलो 19 नंबर देखो। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखो यहां से भी एक सवाल आपका निश्चित है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा। मैं प्रशंसा पाने के लिए इस कार्य को कर रहा हूं, मुझे क्या मिले, प्रशंसा मिले, इसलिए कर रहा हूं। मैं सजा से बचने के लिए इस कार्य को कर रहा हूं, हम मुझे पनिशमेंट ना मिले भाई, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं कि मुझे वो ना मिले, मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता ही नहीं। अगर पनिशमेंट की बात नहीं होती तो मैं करता नहीं इसको। मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों के बीच में मेरी छवि बेहतर बने, है ना। मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूं, मैं पढ़ाई जो कर रहा हूं ना, मैं करता थोड़ी ना। ये तो ये है कि हमारे चाचा हैं और वो पड़ोसी हैं, ये जान सके कि हाँ हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये बात क्या सही होगी, गलत हो जाएगी। मैं ये कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसको करने में क्या आती है, आनंद आती है। जब भी किसी काम को करने में अगर आपको आनंद आ जाए, मजा आ जाए, एक शब्द आता है मजा, किसी काम को करने में अगर आपको मजा आ जाए तो ना वहां समय पता चलता है, ना वहां पर आपको भूख लगेगी, ना वहां आपको प्यास लगेगी, है ना। जब कभी आप किसी से बतियाने लगते हो और जो आपका प्रेमी या प्रेमिका होता है ना, तो आप कब समय बीत जाता है, 2 घंटे 4 घंटे, पूरी पूरी रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि उसमें क्या आ रही है तुमको, मजा आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है तुमको और तुम रुचि लिए हो। आगे बताओ, कहो एक एक चीज को 10 बार पूछे, खाना कैसे खाए थे, है? अब वो भी बता देते हैं खाना कैसे खाए थे, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, जहां पर आपको मजा आने लगती है, और जिस काम में मजा आ जाए वहां पर ना समय पता चलता है, ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये जान लो, ना वॉशरूम भी नहीं जाओगे, क्योंकि जब कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कहां से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 20 की तरफ देखना। कह रहा विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? चलो बताना जल्दी से। बाधा कौन सा उत्पन्न करेगा? 20 का ए, 20 का ए। चलो भाई सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। कह रहे हैं कठोर पाठ्यचर्या लगा दो, है ना, रिगड कैरिकुलम हो जाए। देखो रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिविज्म और फ्लेक्सिबिलिटी, सब सही है, बस ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत। सवाल नंबर 21 देखो। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न, अच्छा ये तो एक निर्देश दे दिया है, चलो देखना।
अभी कथन दे रहा है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। क्या ये बात सही है या गलत है? बस इतना बताओ। कह रहे व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। भाई कोई बच्चा है 11 महीने में चलना सीख रहा, कोई बच्चा है 15 महीने में चलना सीख रहा, कोई बच्चा है 18 महीने में चलना सीख रहा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि 11 महीने में हर बच्चा चलना सीख जाएगा। हा? ये जरूरी नहीं है, और जब ये जरूरी नहीं है तो ये बात क्या है? सही है। फिर कह रहा है ये जो व्यक्तियों में विकास होता है ना, बच्चों में या व्यक्तियों में विकास होता है ना, ये भिन्न भिन्न दरों से होता है। किसी का दर रेट एक जैसा नहीं होता है। तो ये भी बात क्या है? सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी क्या है? राइट है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है? विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ये जो विकास है ना, ये किस पर निर्भर है बताओ। कह रहा है आनुवंशिक बनावट पर निर्भर है, भौतिक बनावट पर निर्भर है, या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर निर्भर है। क्या लगा दें? जेनेटिक मेकअप पर है, फिजिकल एनवायरनमेंट पर है, सोशल कल्चर फैक्टर पर है। कौन सा ऑप्शन होगा सही? 22 नंबर। 22 नंबर का डी ऑप्शन सभी लोग चूज कर रहे हैं। और वास्तव में अगर बताएं तो ये जो विकास है ना, वास्तव में आनुवंशिक बनावट पर भी है, भौतिक वातावरण पर भी है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी पर क्यों ना चले जाएं सभी ऑप्शन पर। ठीक है। 23 नंबर देखो। कह रहा किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? सिंबॉलिक जो हमारे प्रतीकात्मक खेल होते हैं वो हमारे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव को क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। चलो बता दो क्या लगा दें। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? सही जवाब जो आपका होगा वो वास्तव में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। सवाल नंबर 24 देखेंगे। कह रहा निम्न में से बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बहुत बढ़िया सवाल है और एक नंबर का यहां से भी सवाल आपका आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या परिवार? आप ऐसे याद रखना, दो तीन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक होता है हमारा प्राथमिक समाजीकरण, एक होता है द्वितीयक समाजीकरण, अच्छा थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं। एक थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, यहां पर समझिए। हमारे पास जो समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं वो नॉर्मल हम लोग दो ही प्रकार की पढ़ते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको डीप में बता दें। एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक होता है। एक होता है द्वितीयक होता है, और एक होता है हमारा एक मान के चलो प्रत्याशात्मक होता है, और एक विकासात्मक होता है। विकासात्मक समाजीकरण होता है, एक विकासात्मक होता है, और एक पुनः समाजीकरण होता है। पुनः समाजीकरण होता है, और एक होता है प्रत्याशात्मक। प्रत्याशात्मक होता है, एंटी सेपरेटरी जिसको बोलते हैं, एंटी सेपरेटरी बोलते हैं। ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? समाजीकरण होते हैं। ना ध्यान से, इन 5 प्रकार में ध्यान से सुन लेना, आज की बात कभी गलत नहीं होगा। ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये विकासात्मक समाजीकरण है, ये पुनः समाजीकरण है, और ये प्रत्याशात्मक समाजीकरण है। अब सुनना, यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये वाला समाजीकरण प्राथमिक वाला कैसा होता है, तो कह देना जहां पर खूनी संबंध हो। कैसा हो?
खूनी संबंध हो, खून का संबंध हो, खाली केवल खूनी संबंध वाले, केवल खूनी संबंध वाले क्या होते हैं, जो खून के संबंध होते हैं जिनके साथ, वो वाला। खूनी शब्द बड़ा अजीब लगता है ना, खूनी मतलब खून करने वाला, खूनी बोलते हैं ना उसको, ब्लड रिलेशन वाला, ऐसे याद रखना, ठीक है। और यहां पर खूनी को छोड़कर, मतलब जो खूनी है ना जो खूनी करने वाले हैं, कौन करता है, परिवार है तो खून करता है, खून पीता है, तो खूनी संबंध को छोड़कर, खूनी संबंध को छोड़कर, खूनी संबंध को छोड़कर, ऐसे याद रखना, खूनी संबंध को छोड़कर, ठीक, खूनी संबंध को छोड़कर। अगला देखना, कह रहा है विकासात्मक में क्या होता है, तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही होते हैं, या समाजीकरण असामाजिकरण दोनों होता है, समाजीकरण और क्या, असामाजिकरण, असामाजिकरण दोनों होते हैं भाई। विकासात्मक में तो सामाजिकरण में भी हो सकता है बच्चा, और असामाजिक भी हो सकता है, तो सामाजिक असामाजिक दोनों बच्चा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पुनः सामाजिकरण में कौन जाता है, जो असामाजिक होता है, उसको लगता है कि हमें पुनः से समाजीकरण करना चाहिए, पुनः से समाज के नियम कानून या समाज के जो रीत रिवाज है या जो मानदंड है उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। ये क्या है, हमारा पुनः समाजीकरण है। और पुनः समाजीकरण में कौन जाएगा, जो असामाजिक व्यक्ति होगा। कैसा व्यक्ति होगा, असामाजिक व्यक्ति होगा। फिर से एक बार यहां से सीखेंगे, प्राथमिक में खूनी संबंध होगा, द्वितीयक में खूनी संबंध छोड़कर बाकी सब होंगे। विकासात्मक में सामाजिक भी वो बच्चा होगा और असामाजिक भी होगा, दोनों हो सकते हैं। पुनः समाजीकरण में वही जाएगा जो असामाजिक होगा, जो सामाजिक है वो क्यों जाएगा पुनः समाजीकरण करने, पुनः समाजीकरण में वही जाएगा जो असामाजिक होगा। और प्रत्याशात्मक में वो जाता है जब यहां पहुंच जाता है, यहां पर तो अब पुनः समाजीकरण कर लिया तो विकासात्मक में ये भी पहुंच गया, तो अब यहां वाला जो होगा वो ये चाहेगा कि हम जीवन में तो मेरा नाम है, मरने के बाद भी मेरा नाम हो, या कुछ हम ऐसा कर जाएं जो हमारे नाम रोशन करे, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्याशात्मक एंटीसिपेटरी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल है, वो सवाल का सही जवाब हमारे सामने है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, परिवार। आगे देखो, कह रहा है एक 5 वर्ष की बच्ची तर्क में विफल रहती है, जबकि पानी के लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार यह कारण है। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों के इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। लगा दें, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, 25 का कुछ लोग ए पर जा रहे हैं, कुछ लोग बी पर जा रहे हैं। आओ देखो यहाँ पर, देखो पहली बात तो यहाँ पर यह निर्धारित कर दिया कि 5 वर्ष की बच्ची और तर्क करने में विफल रहती, तो इसका मतलब हो गया कि 0 से 2 और 2 से 7 ये दूसरे वाली स्टेज में है बच्ची, पूर्व संक्रियात्मक में। तो लंबे और संकीर्ण गिलास मतलब अगर ऐसे लंबा गिलास है और ऐसा चौड़ा गिलास है ना, इन दोनों में जो मात्रा है वो मात्रा क्या है, सेम है। इन दोनों में मात्रा क्या है, सेम है। लेकिन बच्चा अगर इसी पर फोकस करता है तो इसका मतलब है वो तर्क विचार चिंतन नहीं कर पाता, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता, रिवर्स सोच उसके पास नहीं है, बस बात खत्म। बाकी तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, कर सकती इससे क्या मतलब, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, नकल नहीं कर सकती, सब कर सकती, लेकिन वो प्रतिवर्ती सोच उसके पास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 26 नंबर। वाइगोस्की के सिद्धांत हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। इनाम देकर,
सांस्कृतिक उपकरण देकर, स्कीमा देकर या संज्ञानात्मक द्वंद्व देकर। तो आपको पता है कि जैसे ही वाइगोस्की का नाम आएगा तो वाइगोस्की हमारे सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं, तो कल्चरल टूल्स इनके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्या लगाए थे, कुछ लोग सी लगा दिए थे, भाई सी नहीं होगा, सी में क्या, स्कीमा। स्कीमा शब्द किसका है, प्याजे का है। स्कीमा शब्द किसका है, प्याजे का है। यहाँ पर नाम किसका है, वाइगोस्की का है। चलो आगे देखो 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन से फैक्टर हैं जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा, लैंग्वेज, मैच्योरेशन, परिपक्वता, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। चलो बता दो सही जवाब क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर हम इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे, संतुलीकरण या असंतुलीकरण की बात करेंगे, ये हमारा किसका है, जीन प्याजे की थ्योरी का है। ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन शब्द है ये भी किसका है, जीन प्याजे के शब्द का है। परिपक्वता, मैच्योरेशन भी किसका है, जीन प्याजे का है। लेकिन बस लैंग्वेज छोड़कर बाकी सब किसके हैं, जीन प्याजे के हैं। तो लैंग्वेज पर फोकस जो किया है वो किसने किया है, हमारे वाइगोस्की महोदय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। चलो 28 नंबर सवाल देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे बढ़िया से और बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। 28 नंबर देखते हैं सबसे पहला जवाब 28 का कौन देता है। 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा है और 28 नंबर का सही जवाब फटाफट फटाफट सभी लोग देते जाएंगे। 28 का ए सचिन का आ चुका है, सोनी का आ चुका है, नवल का, तानिया का, गौसिया, कुसुम, माही, मुनज्जिर, सर्वेश, बढ़िया, बेहतरीन, बेस्ट। चलो आओ देखते हैं। कह रहा समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा का है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होगा नहीं, व्यवहारवादी कक्षा का शिक्षक केंद्रित नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है, कोई इफ और बट इसमें है नहीं। आगे देखो 29 नंबर बढ़िया सा सवाल है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। अगर बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो विद्यार्थी अपने स्वयं से सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं या कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं या निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। निष्क्रिय रूप से करते हैं, है ना, गलत हो गया, कोरी पट्टी नहीं, ज्ञान के सक्रिय क्या है, निर्माता है। क्या लगाए थे, ऑप्शन नंबर बी लगाए थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी लोग बढ़िया। चलो 30 नंबर सवाल देखेंगे। कैरा कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बढ़िया सा सवाल है। सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 30 का सही जवाब जो आना स्टार्ट हुआ है वो सोनी कुमारी का डी गया है, दीपक भाई का डी गया है, गौसिया, माही, नवल, प्रीति, मिशन, सभी साथी हमारे डी की तरफ जा रहे हैं। मुनज्जिर, कुसुम, प्रीति, सर्वेश। चलो आ जाओ देखते हैं। सही कार्यवाही विवेक स्व चुने गए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आपको पता है साफ साफ लिखा था नैतिक, है ना। तो भैया इसके इससे अच्छा तो सवाल और इससे अच्छा हिंट तो कोई सवाल दे ही नहीं सकता। चलो दो चार सवाल और करते हैं। सवाल नंबर होगा 31, बढ़िया सा सवाल है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरे की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहार को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। प्रकृतिवादी होती है, नेचुरलिस्ट होती है, या अंतर्वैयक्तिक इंटर होती है, या अंतःवैयक्तिक इंट्रा होती है, या स्पेशल होती है, स्थानिक होती है। चलो इस सवाल का तो मतलब आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दोगे तब भी, अगर बेहोश हो जाओगे, कोमे में रहोगे तब भी आंसर सही आएगा, क्योंकि इंटर और इंट्रा कई बार सीख चुके हैं। तो स्वयं की है कि या दूसरे की, हाँ दूसरे की है, तो बस दूसरे में क्या लगा देंगे, इंटर लगा देंगे। करो एंट्री जल्दी से, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे। कह रहा है जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, बढ़िया सवाल है,
जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता-पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। अच्छा, इतना लगा दोगे तो स्कूल में नहीं भेजेगा कोई को तुमको, बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजेगा कोई। पहले माता-पिता को सिखाओ स्कूल की भाषा, फिर आओ बच्चे को सिखाएं, हैं? आगे देखो। सवाल नंबर आपके सामने 33 नंबर लग चुका है और कह रहा है लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक बाल जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता हो रही ना यहाँ पर, या जेंडर समानता हो रही है, या जेंडर पक्षपात हो रही है, या जेंडर सशक्तिकरण किया जा रहा है। क्या लगा दें? सभी को पता है यहाँ पर होगा क्या? जेंडर रूढ़वादिता, है ना, जेंडर पक्षपात, जेंडर बाइस, ये शब्द क्या होंगे यहाँ पर? राइट होंगे। 34 नंबर देखेंगे। कह रहा एक शिक्षिका को बच्चों को अपने से बात करने जो व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का अपना खुद का ध्यान भंग करता है। प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। चलो अच्छा, इतना तो आंसर आपको बिल्कुल पता हो गया होगा कि 34 नंबर का सही जवाब क्या होगा। क्या लगाए हो? सी लगाए हो। अच्छा ये बता दो ये स्टेटमेंट है किसका? अगर स्वनियमन को सुसाधित करता है, सेल्फ रेगुलेट हो जाता है बच्चा, सेल्फ रेगुलेशन का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट है किसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किसका है, किसका स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया नवल भाई, सेल्फ रेगुलेशन, वाइगॉस्की, वाइगॉस्की, जबरदस्त जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहा। वाइगॉस्की का स्टेटमेंट है। अगर आत्म केंद्रित होता है तो इसका मतलब है प्याजे का स्टेटमेंट, याद रखना ये भी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही सभी लोग बताएंगे कि आज हम लोगों ने कितने सवाल सही किए हैं। 34 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो गए हैं, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप छापो और हम देखते हैं किसका सबसे बढ़िया अंक आता है। चलो देखते हैं किसका सबसे बेहतरीन और बढ़िया सा अंक आता है। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी। 34 क्वेश्चन में किसके कितने? 34 में सर्वेश भाई 34 लाए हैं, जबरदस्त भाई। आज के लिए इनके लिए क्लैपिंग हो बढ़िया से, अच्छे से, सर्वेश भाई के लिए। 34 में 34 सवाल सही कर दिए हैं और इस बार सीटेट में धमाल करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सर्वेश भाई आपने। और आपको बता दें ये सर्वेश भाई हमारे टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतनी मेहनत करते हो और इतने मतलब दिन पढ़ाई हुए छोड़े हुए पढ़ाई, है ना, इतने दिन को छोड़ते हुए आपने इतनी मेहनत करी और आज ये है कि मतलब पूरे के पूरे मार्क्स आ रहे हैं आपके। सचिन भाई के 5, सचिन के तो उठा के फेंकना पड़ेगा इनको 10-15 मंजिल से नीचे। सोनी कुमारी के 28 क्वेश्चन सही है। सोनी कैसे गलत हो गए भाई, तुम्हारे तो बढ़िया आते हैं। चलो कोई बात नहीं। सीटेट मिशन के भी 34 में 34 हैं, क्या बात है। दो साथी आज हमारे ऐसे हैं कि जो 34 में 34 नंबर लेकर आए। ठीक है, चलो सभी टॉपर को बहुत बहुत बधाइयां। दीपक भाई हमारे 24 सवाल से शायद जुड़े थे और 24 ही इनके सही है। चलो ये भी एक्यूरेसी बढ़िया है। मेहनत करते रहो और आपको पता होना चाहिए डेली 9 से 10 हमारी क्लास होती है, तो 9 से 10 जुड़ना बिल्कुल भी ना भूला करें।
9 से 10 AM पर, ठीक है। और कुछ दिन बाद अभी देखते हैं, कुछ दिन बाद हम लोग 9 से 10 रात में आने वाले हैं, ठीक है। 9 से 10 रात में आने वाले हैं। अरे टीचर के लिए वो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है ना कि टेट या सीटेट पास करना है उनको, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। चलो मिलते हैं कल की क्लास में और धुआंधार सवालों के साथ। ऐसे हमारे साथ बने रहें इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए और ऐसे पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद साथियों।